नमस्ते विद्यार्थियों। आज की कक्षा में तर्क संग्रह के जिस विषय को हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह है गंध एवं स्पर्श। आज मैंने दो बिंदु लिए हैं एक साथ पढ़ाने को। इसके पीछे कारण यह है कि अब तक हमने जो रूप के बारे में और रस के बारे में जाना है, तो जिस प्रकार से उनके लक्षणों में हमने पदकृत्य विधि अपनाई थी, अथवा ये कहें कि उसको परीक्षा विधि, क्योंकि उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा ये तीन प्रकार शास्त्रों को परखने की विधियां होती हैं, या शास्त्र को लिखने की ये विधियां हैं। अथवा ये कहूँ कि तर्क संग्रह को अन्नम भट्ट ने जिस तरीके से लिखा है, उनमें परीक्षा करने की जो पद्धति है वो रूप में और रस में जिस प्रकार की पद्धति है, बिल्कुल वैसे ही पद्धति का अनुसरण गंध और स्पर्श में भी किया गया है। तो चूंकि हम दो में वो पद्धति सीख चुके हैं, तो गंध और स्पर्श में भी वो समान पद्धति हमें अपनानी है। तो आइए पढ़ते हैं स्पर्श निरूपण के विषय में अन्नम भट्ट क्या लिखते हैं। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः स च त्रिविधः शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात् पृथिव्यापतेजो वायुवृत्तिः तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसि अनुष्णाशीतः पृथ्वी वायव्योः। तो स्पर्श के बारे में हम पहले से भी जान रहे थे कि स्पर्श कहाँ रहता है। तो स्पर्श है त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्शः। जो त्वग इंद्रिय मात्र से ग्राह्य है, वही गुण स्पर्श कहलाता है। अब फिर वही हम जब इसका परीक्षा करेंगे इस लक्षण की कि क्या यह लक्षण उपयुक्त है, कहीं इसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति अथवा असंभव दोष तो नहीं है। तो इसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम एक एक पद को हटाकर देखते हैं, जैसे हमने पिछले भी रस में और रूप के लक्षण में किया था। तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि इसे हटाएं एक बार। तो त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो स्पर्शः, यदि हम इसका इतना ही लक्षण करें तो ऐसा लक्षण करने पर क्या दोष हो जाएगा। गुण का मतलब, इस लक्षण में यदि हम गुण पद को नहीं रखें तो इससे लक्षण में क्या दोष उत्पन्न होगा, अथवा लक्षण निर्दुष्ट ही रहेगा। क्या यह लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित है, अथवा इसमें किसी प्रकार का दोष है, इसकी हमको परीक्षा करनी होती है। तो जो गुण है, यह पद इसलिए कहा कि त्वग इंद्रिय से ग्राह्य तो स्पर्शत्व जाति भी होती है। हमने पिछली बार भी यह नियम पढ़ा था। यह नियम क्या है? यो गुणो येनेन्द्रियेण ग्राह्यस् तदगता जातिस् तदभावश्च तेनैवेन्द्रियेण ग्राह्यो भवति। कि जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है, उसमें रहने वाली जाति और उसका अभाव दोनों ही उसी इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। इस बात को सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एक स्थान पर घट रखा है, और वह घट, आपको कैसे पता कि वह घट रखा है? बोले, आप कहेंगे कि मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। और अगर किसी के पास आँखें नहीं हैं तो वह कहेगा कि मैंने स्पर्श करके देखा है और मैं यह पहचान सकता हूँ या सकती हूँ कि वह घट ही है और कोई वस्तु दूसरी नहीं है। तो इस एक घट को देखने के लिए उसका रूप जो हमने देखा, वह एक ने आँखों से देखा और एक ने उसको स्पर्श से देखा। अब जिसने उसका रूप देखा है, उस जगह को देखा है, मान लीजिए वह घट वहाँ से हट जाता है, तो वो उस जगह पर रहने वाला जो अभाव है उस घट का, वह भी आप किससे देखेंगे? जिस इंद्रिय से आपने उसके रूप को देखा है। ठीक है, तो रूप मात्र और मात्र चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त किसी से भी नहीं देखा जाता है। तो जिस चक्षु इंद्रिय से आपने उसके रूप को देखा है, उसी चक्षु इंद्रिय से आप उसके अभाव को भी देखेंगे। ठीक है, और उसमें रहने वाली जो घटत्व जाति है, उसका भी जो ग्रहण होगा वह भी चक्षुर इंद्रिय से होगा।
तो यह बात स्पष्ट है कि जिस गुण को जिस इंद्रिय से देखा जाता है उस गुण में रहने वाली जाति अथवा साथ ही उसमें रहने वाले अभाव दोनों को ही उसी इंद्रिय से देखा जाएगा। तो त्वग इंद्रिय मात्रग्राही और स्पर्शः, तो स्पर्श का लक्षण नहीं होके यह स्पर्श में भी जाता और साथ में स्पर्शत्व जाति में भी जाता, पर चूंकि हमने इस लक्षण में गुण पद को पढ़ लिया है इसलिए अब यह लक्षण केवल गुण स्पर्श का ही होगा। दूसरा कहते हैं कि त्वग इंद्रिय क्यों लगाया आपने, इंद्रिय ग्राह्यो गुणों स्पर्शः, इतना ही कह देते कि इंद्रिय से जो ग्रहण किया जाता है वही गुण स्पर्श होता है। तो कहा कि रसना आदि जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी का इससे अध्यार होने लगता, इसलिए उसके निवारण के लिए हमने यहाँ पर त्वग शब्द को रखा गया है। तो बस इसमें इतना ही है जानने के लिए इसके लक्षण को किस प्रकार से हमें समझना है। अब आगे लिखते हैं स च, वह जो स्पर्श है जो पुल्लिंग पद से बोध किया गया है, स्पर्शः पुल्लिंग अर्थ में पुल्लिंग लिंग है उसका। तो स च, वह जो स्पर्श है त्रिविधः, तीन प्रकार का होता है, यह आपको याद रखना है। एक पहला शीतोष्ण, शीत उष्ण, पहला है शीत, दूसरा है उष्ण और तीसरा है अनुष्णाशीत। अनुष्ण का मतलब होता है जो गर्म नहीं है और शीत साथ में लग गया। उष्ण और शीत जो कैसे हैं, अन, यानी जो उष्ण भी नहीं है और जो शीत भी नहीं है। एक गर्म हो गया, एक ठंडा हो गया और एक ऐसा जो गर्म और ठंडा दोनों नहीं है। तो यही तीन प्रकार के स्पर्श होते हैं पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, संसार में, आप जो कहें, संसार में केवल तीन ही प्रकार के स्पर्श हैं। या तो कोई वस्तु गर्म होगी, या अथवा कोई वस्तु ठंडी होगी, अथवा कोई वस्तु किसी भी प्रकार की नहीं होगी। यही तीन प्रकार के स्पर्श हैं। अब चूंकि ये गुण है और गुण किसी न किसी द्रव्य में अथवा पदार्थ में रहते हैं, तो किस द्रव्य में वे रहते हैं, तो देख बताइए, 9 द्रव्यों में से ये बताएंगे। अब ये जो स्पर्श नामक गुण है ये किस किस में रहता है, पृथ्वी में रहता है, पृथिव्या अप, अप का मतलब जल में रहता है, तेज का मतलब अग्नि में रहता है और वायु का मतलब वायु में रहता है। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों में स्पर्श रहता है। प्रश्न आपसे परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रूप नामक गुण किन किन द्रव्यों में रहता है, अथवा रस नामक गुण किन किन द्रव्यों में रहता है, अथवा आगे हम जितने भी 24 प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें से 4 हम पढ़ चुके हैं, 20 जो गुण बचे हुए हैं उन 24 गुणों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये पता लग जाएगा कि ये 24 गुण किन किन द्रव्यों में रहते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों द्रव्यों में स्पर्श रहता है। अब किस किस में किस प्रकार का स्पर्श रहता है, तो जल में रहता है शीतल स्पर्श, हमने जल का लक्षण भी पढ़ा था, शीत स्पर्शवत्यः आपः, जल में कैसा है, शीत स्पर्श। उष्णस तेजसी, तेज में यानी अग्नि में उष्ण स्पर्श है, ये तो विदित है सबको। जल में आप लोगों को एक संशय या शंका हो सकती है कि पानी तो गर्म भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सांसिधिक जो स्वभाव है, सांसिधिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक है जल वह कैसा है, वास्तव में वह शीत स्पर्श वाला ही है। उष्ण स्पर्श उसमें किसी और वजह से आता है, जैसे अगर आप उसको गैस पे गर्म करेंगे, या वो गीज़र में गर्म हो रहा है, अथवा वो रॉड से गर्म हो रहा है, अथवा वो सूर्य के प्रकाश में गर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से उस तापमान की अधिकता के कारण उसमें उष्णता आती है। नहीं तो जल का जो सांसदिकता है, जल का जो स्वाभाविकपन है, वह यही है कि वह शीत होता है। और तेज में आप समझ सकते हो वह तो कभी ठंडी होती ही नहीं है, जो अग्नि है वो तो गर्म है ही। तो हमने लक्षण भी पढ़ा है अग्नि का, क्या लक्षण था, उष्ण स्पर्शवत तेज, कि जो ठंडे गर्म स्पर्श वाला है वह क्या है, तेज है। और तीसरा है अनुष्णाशीत, तो पृथ्वी में किस प्रकार का रहता है, अनुष्णाशीत, ना तो वो ठंडी है ना वो गर्म है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब वह गर्म हो जाती है
और जब सूर्य का प्रकाश चला जाता है, रात्रि हो जाती है, तब वह ठंडी हो जाती है। मूलतः ना वह ठंडी है और ना वह गर्म है। तो स्पर्श निरूपण में इतना ही। अगला है हमारा गंध निरूपण। गंध निरूपण का लक्षण लिखते हैं अन्नम भट्ट। घ्राण ग्राह्यो हो गुणो गंधः। घ्राण का मतलब होता है वह इंद्रिय जो नासिका के अग्रभाग में स्थित है। हमने पृथ्वी के लक्षण में इसको पढ़ा था कि घ्राण इंद्रिय जो होती है वो नासा के अग्रवर्ती होती है, यानी नासिका के अग्रभाग में स्थित होती है। ये ऊपर जो नासिका आपको दिखाई देती है ये केवल शारीरिक बनावट के रूप में है, वस्तुतः यह इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय वह है जो अंदर इसके अग्रभाग में स्थित है, वह इंद्रिय है। तो घ्राण का मतलब है नासिका। नासिका से ग्रहण करने योग्य जो गुण है वह गंध कहलाता है। अब नासिका से आप रस का तो ग्रहण कर नहीं सकते हैं, नासिका से रूप का ग्रहण होता नहीं है, तो नासिका जिस गुण को ग्रहण करने के योग्य है वह है गंध। बिल्कुल इसमें भी आपको ऐसा ही करना है। गुण पद क्यों ग्रहण किया गया, गुण नहीं लिखते तो क्या होता, तो गंधत्व जाति में इसका लक्षण जाने लगता, क्योंकि जो गुण जिस इंद्रिय से ग्राह्य होता है उसमें रहने वाली जाति और उसमें उसका अभाव भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है। तो गंधत्व जाति में इसका लक्षण ना जाए, इसीलिए यहाँ पर गुण पद का ग्रहण किया गया है। अब यह गंध दो प्रकार की होती है। स द्विविधः, गंध शब्द पुल्लिंग में है। सुरभिर सुरभिश्च, सुरभि यानी सुगंध और असुरभि यानी दुर्गंध, इनके भेद से दो प्रकार की होती है। देखिए, सामान्य होती है गंध जिसमें ना खुशबू है और जिसमें ना दुर्गंध है। तो सुरभि और असुरभि जब उसको दोनों तरह से डिफाइन नहीं करते तो वो सामान्य रूप से गंध होती है, जिसको आप कह नहीं सकते हो किसी, और ये अपेक्षा से भी होती है। किसी को कोई चीज़ सुरभित करती है तो किसी को वही असुरभि की भांति लगती है। किसी को परफ्यूम की तेज स्मेल बहुत अच्छी लगती है और किसी दूसरे व्यक्ति को वही जो गंध है वो खराब लगती है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये सुरभि और असुरभि है जो है वो कैसी है, अपेक्षा से है। लेकिन ये दो ही प्रकार की होती है। पृथ्वी और वह किस में रहती है, जिस द्रव्य में रहती है वह केवल पृथ्वी। गंध केवल पृथ्वी में ही रहती है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या लक्षण पढ़ा था, तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, गंध वाली है, उसमें गंध रहती है। तो ये जो सुरभि असुरभि है ये पृथ्वी में ही रहती है। तो यहाँ तक है आपका स्पर्श और गंध का निरूपण। अगले में हम पाकज अपाकज का अध्ययन करेंगे। पीलू पाकवादी और पिठर पाकवादियों का मत जानेंगे और पाकज क्या होता है यह भी देखेंगे हम। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।